Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear student, today we will discuss about section 9 of Civil Procedure Code 1908. Section 9 is very important because it tells us about the jurisdiction of civil code, that what kind of suits can be entertained by civil court and what kind of suit cannot be entertained by civil court. So section 9 basically deals with court to try all civil suits unless barred. इसका मतलब यह है कि सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है कि वो तमाम सिविल सूट्स की समाअत कर सकती है जब तक कि उसकी जुरिस्डिक्शन पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगी हो। अगर सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पर कोई रिस्ट्रिक्शन मौजूद है तो सिविल कोर्ट उस पर्टिकुलर क्लेम की समाअत नहीं करेगी। तो सेक्शन 9 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जब तक कि हम सेक्शन 9 को नहीं समझेंगे तो दीगर और जो सेक्शंस हैं सीपीसी के उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात होंगी। तो सेक्शन 9 को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 9 कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। The courts shall have jurisdiction to try all suits of a civil nature. It means that if a suit is of a civil nature, then it is the jurisdiction of civil court to entertain that particular suit, excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. So it is a kind of exception. If there is any restriction on the jurisdiction of civil court, then civil court cannot entertain that particular suit. The restriction may be expressed or implied. So the word civil nature, यहाँ पर लफ्ज़ civil nature से मुराद ये है कि वो सूट जिसमें सिविल राइट की इन्वॉल्वमेंट हो और आप जो है सिविल राइट को इन्फोर्स करना चाहते हो तो उस केस में सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। लाइक सूट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। सूट relating to office, whether the office is religious or secular, is a suit of civil nature. Suit relating to breach of contract is also a suit of civil nature. Suit relating to tort, infringement of civil right, is a suit of civil nature. Explanation: a suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of civil nature. As I told you before, that suit relating to property or to an office is a suit of civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of questions as to religious rites or ceremonies. यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू ऑफिस इंटायरली डिपेंडेंट है रिलीजियस रस्मात या सेरेमनीज के क्वेश्चन पर, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि हम ये नहीं कहेंगे कि इस केस में सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है। अगर जो प्रिंसिपल क्वेश्चन है वो सिविल राइट्स के मुताल्लिक है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो जो राइट है यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू ऑफिस वो रिलीजियस रस्मात, राइट्स मीन्स रस्मात यानी कि रिलीजियस राइट्स पर डिपेंडेंट है, तो उस केस में भी सिविल कोर्ट की क्या है जुरिस्डिक्शन है कि वो उस सूट की समाअत करे और उसको डिस्पोज ऑफ करे। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि फ़र्ज़ कीजिए एक प्रॉपर्टी है जो कि रिलेटेड है किसी रिलीजियस राइट्स के साथ, ठीक है। अब उस प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट क्रिएट होता है और मिस्टर ए कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मिस्टर बी है वो कह रहा है कि नहीं ये प्रॉपर्टी तो मेरी है और मैंने इस प्रॉपर्टी को डिवोट की है इस रिलीजियस राइट्स के लिए। तो यहाँ पर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि उस केस में सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। तो लिहाजा ये केस जो है ये सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है और सिविल कोर्ट इस केस की समाअत कर सकती है और उसको डिस्पोज ऑफ कर सकती है। Suits of civil nature. A suit is a civil nature in which the principal question in it relates to the determination of civil rights and its enforcement. अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर एक सूट में प्रिंसिपल क्वेश्चन जो है वो आपके सिविल राइट्स के मुताल्लिक है,
ठीक है, यानी कि आपकी सिविल राइट की वायलेशन हुई है, तो वो सूट जो है वो एक सिविल नेचर का सूट है और इस सूट की समाअत जो है वो सिविल कोर्ट कर सकती है। डिस्प्यूट में बी ऑफ सिविल नेचर और नॉट ऑफ सिविल नेचर। डिस्प्यूट जो है ये दो तरह के हो सकते हैं, एक डिस्प्यूट आपका सिविल नेचर भी हो सकता है और दूसरा डिस्प्यूट जो है वो आपका सिविल नेचर का नहीं होता, मतलब कि वो क्रिमिनल नेचर का होता है। सेक्शन 9 जो है, दिस सेक्शन ओनली एम्पावर्स अ कोर्ट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एक्शंस ऑफ सिविल नेचर, यानी कि ये सेक्शन सिविल कोर्ट को एम्पावर करती है कि आप उन केसेस की समाअत करें, यानी कि सिविल कोर्ट उन केसेस की समाअत करेगी जिसमें एक्शंस ऑफ सिविल नेचर, यानी कि जो सूट है वो सिविल नेचर का होना चाहिए। डिस्प्यूट जो है वो सिविल नेचर का भी हो सकता है और क्रिमिनल नेचर का भी हो सकता है, मगर जो एक्शन लिया गया है प्लेंटिफ की तरफ से वो सिविल नेचर का होना चाहिए, यानी कि वो किसी सिविल राइट्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए उसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी के घर को या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता हूं तो डेफिनेटली मैं उसके सिविल राइट की वायलेशन कर रहा हूं, ठीक है। तो वो शख्स मेरे खिलाफ सूट फाइल करेगा फॉर कंपनसेशन। तो ये जो सूट फाइल करेगा वो क्यों फाइल करेगा, क्योंकि उसकी सिविल राइट की वायलेशन हुई है। तो यहाँ पर जो एक्शन वो लेगा वो एक सिविल नेचर का है, इसलिए सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है कि वो उस सूट की समाअत करें और उस शख्स को कंपनसेशन अवॉर्ड करें। Where facts constitute civil as well as criminal liability, proceeding can be commenced before the civil as well as criminal court। यानी कि अगर किसी केस के फैक्ट से पता चलता है कि इसमें सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी दोनों हैं, तो सूट जो है जहां पर सिविल लाइबिलिटी होगी वो सिविल कोर्ट में उसकी जो है वो समाअत होगी और जो क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी उसको क्रिमिनल कोर्ट में समाअत की जाएगी, यानी कि उसकी जो कॉग्निजेंस है वो क्रिमिनल कोर्ट लेगी। फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी है जिस पर दो फरीकैन के आपस में लड़ाई हुई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी है, मिस्टर ए और मिस्टर बी की लड़ाई हुई। इस लड़ाई के दौरान जो है मिस्टर ए को काफ़ी ज़्यादा जो है वो शदीद ज़ख्मी कर दिया गया। तो यहाँ पर अब ये जो प्रॉपर्टी है इस पर डिस्प्यूट है, यहाँ पर एक सिविल लाइबिलिटी है और एक जो है क्रिमिनल लाइबिलिटी है। तो प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसकी है ये कौन सी कोर्ट डिसाइड करेगी, ये डिसाइड करेगी सिविल कोर्ट कि इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है। और ये जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है कि मिस्टर ए को जो है वो शदीद नुकसान पहुंचाया गया है, ये डिसाइड करेगी आपके क्रिमिनल कोर्ट। सूट इन विच राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज इन्वॉल्व इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर, यानी कि सूट रिलेटिंग टू राइट टू प्रॉपर्टी के मुतालिक जो सूट्स हैं या ऑफिस के मुतालिक जो सूट हैं वो सिविल नेचर के सूट हैं और इन सूट्स में सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है कि वो इन सूट्स की समाअत करे और इसको डिस्पोज ऑफ करे। सूट्स ऑफ सिविल नेचर। अब हम देखते हैं कि कौन से सूट जो है वो सिविल नेचर के होते हैं। अ सूट टू एस्टेब्लिश अ राइट टू वर्शिप इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। ये जो है राइट टू एस्टेब्लिश और फॉर एग्जाम्पल अ सूट टू एस्टेब्लिश अ राइट टू वर्शिप, यानी कि टू एस्टेब्लिश अ राइट टू वर्शिप। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है जो कि आपको मना करता है कि आप इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप उस शख्स के खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं क्योंकि ये आपका राइट है कि आप वहाँ पर इबादत कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई हिंदू है और उसको मना किया जाए कि आप इस मंदिर में पूजा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये उसका राइट है और वो इस राइट को इन्फोर्स करवा सकता है कोर्ट में। तो वो उस शख्स के ख़िलाफ़ जो है वो सिविल सूट फाइल करेगा और उसका जो राइट है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा कोर्ट के ज़रिए से। अ सूट रिलेटिंग टू टेकिंग आउट रिलीजियस प्रोसेशन, यानी कि जलसा जुलूस, रिलीजियस मजहबी जो जुलूस होते हैं, अगर उससे मना किया जाए कि आप जो है इस जुलूस को नहीं निकाल सकते, ठीक है, रिलीजियस प्रोसेशन को, तो उस राइट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है और आप जो है वो सूट फाइल कर सकते हो उस पर्टिकुलर अथॉरिटी के ख़िलाफ़ जो आपको मना कर रहा है। तो ये भी एक सिविल नेचर का सूट है।
A claim for damages arising out of contractual relationship. Claim for damages is also a suit of civil nature. Damages for malicious prosecution. It is damages. Damages for malicious prosecution is a suit of civil nature. Suit for damages in tort. यानी कि tort means violation of और infringement of civil right. अगर आपके किसी सिविल राइट की कोई वायलेशन करता है तो डेफिनेटली आप जो है उस शख्स के खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं. इट इज़ आल्सो अ सूट ऑफ सिविल नेचर. सूट फॉर restitution of conjugal rights is also a suit of civil nature. A suit against government for action founded on tort. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ सूट ऑफ सिविल नेचर. गवर्नमेंट के खिलाफ भी आप सूट फाइल कर सकते हो सिविल कोर्ट में. राइट टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इट इज़ ऑल्सो अ सूट ऑफ सिविल नेचर. मैटर इन्वॉल्विंग रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट इज़ आल्सो अ सूट ऑफ सिविल नेचर. लैंडलॉर्ड मतलब कि जिसने घर किराया पे दिया हुआ है और टेनेंट जो कि किराएदार है, अगर इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो ये भी एक सिविल नेचर का डिस्प्यूट है और इस डिस्प्यूट को डिस्पोज ऑफ करने की जो जुरिस्डिक्शन है वो सिविल कोर्ट के पास है. नॉट सिविल नेचर सूट, यानी कि ये जो अभी हमने प्रीवियस हमारे जो स्लाइड है इसमें हमने पढ़ा कि कौन से सिविल नेचर के सूट्स हैं, और अब ये जो सूट्स हैं ये सिविल नेचर के सूट्स नहीं हैं, यानी कि इन सूट्स की समाअत जो है वो सिविल कोर्ट नहीं कर सकती. एक्सप्रेशन सूट्स ऑफ सिविल नेचर डज नॉट इंक्लूड प्योरली सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल क्वेश्चंस. यानी कि प्योरली सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल क्वेश्चन जो है ये सूट्स ऑफ सिविल नेचर नहीं हैं. लिहाजा इन सूट्स या ये जो क्वेश्चंस है ये सिविल नेचर के नहीं है, तो इन क्वेश्चन की समाअत जो है वो सिविल कोर्ट नहीं कर सकती. अ सूट इन विच प्रिंसिपल क्वेश्चन रिलेट्स टू कास्ट और रिलीजन इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर. यानी कि वो सूट जिसमें प्रिंसिपल क्वेश्चन जो है वो किसी कास्ट या रिलीजन के मुताल्लिक है, तो दो सूट्स आर नॉट ऑफ सिविल नेचर. And in those suits there is no jurisdiction of civil court to entertain those questions which are relating to caste or religion. Explanation of section 9. जो section 9 में explanation दी गई है उसमें बताया गया है कि the explanation of section 9 states that all suits involving right to property or right to office are suits of civil nature. यानी कि सेक्शन 9 का एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि तमाम के तमाम मुकदमे जो कि राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू ऑफिस के मुताल्लिक है, ये मुकदमे जो है ये सिविल नेचर के हैं और इन मुकदमों को सिविल कोर्ट में समाअत की जा सकती है. यानी कि सिविल कोर्ट जो है उसकी जुरिस्डिक्शन है कि वो इन मुकदमों को जो है वो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं. प्रॉपर्टी और ऑफिस में भी रिलीजियस और सेक्युलर. प्रॉपर्टी जो है वो रिलीजियस प्रॉपर्टी भी हो सकती है और वो सेक्युलर प्रॉपर्टी भी हो सकती है. दोनों जो है मतलब कि ऑफिस जो है वो रिलीजियस ऑफिस भी हो सकता है और सेक्युलर ऑफिस भी हो सकता है. इन दोनों सिचुएशंस में जो है सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है. इट फर्दर स्टेट्स दैट वेयर अ प्रोसीडिंग इन्वॉल्व्स अ क्वेश्चन एज टू रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज इट विल नॉट बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर. इट इंक्लूड्स रिलीजियस प्रैक्टिस एंड द मैनर ऑफ प्रेयर. यानी कि अगर कोई जो क्वेश्चंस है वो किसी रिलीजियस राइट्स या सेरेमनीज़ के मुताल्लिक है तो वो सिविल नेचर के का क्वेश्चन नहीं है. यानी कि वो जो है वो सूट्स जो है वो सिविल नेचर के नहीं हैं, तो लिहाजा इन सूट्स की जो कॉग्निजेंस है वो सिविल कोर्ट नहीं ले सकती. इट इंक्लूड्स रिलीजियस प्रैक्टिस एंड द मैनर ऑफ प्रेयर. यानी कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए सूट फाइल करना चाहता है मिस्टर बी के ख़िलाफ़ के जैसा वो शख्स नमाज पढ़ रहा है या वो शख्स जो है वो पूजा कर रहा है, अगर हिंदू है तो वो जो तरीका है वो गलत है. अगर ए ये क्लेम करता है तो ये डेफिनेटली ये रिलीजियस क्वेश्चन है और इसमें जो है सिविल कोर्ट इंटरवेंशन नहीं कर सकती. तो लिहाजा ये जो है ये एक सिविल नेचर का सूट नहीं है, तो लिहाजा सिविल कोर्ट इस सूट की समाअत नहीं कर सकती.
suit expressly barred? Expressly barred means barred by an enactment or legislation, यानी कि सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को अगर बार किया गया है तो वो किसी enactment या legislation के ज़रिए से किया गया है। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेसली बार्ड का अगर मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर कोड्स बनाए गए हैं, तो सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एक्सप्रेसली बार्ड कर दिया गया है। किसके ज़रिए से? एक इनैक्टमेंट के ज़रिए से, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ज़रिए से। Civil court will not interfere with the decision of domestic tribunal unless some rights to property is involved। यानी कि सिविल कोर्ट जो है डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल की जो डिसीजन है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती जब तक कि उस डिसीजन में कोई राइट टू प्रॉपर्टी इन्वॉल्व ना हो, यानी कि वो डिसीजन किसी प्रॉपर्टी के मुताल्लिक ना हो। और वेयर इट हैज़ एक्सीड्स इट्स जुरिस्डिक्शन और एक्ट विदाउट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, या ट्रिब्यूनल की जो जुरिस्डिक्शन है वो उसने एक्सीड कर दिए है, ठीक है, अल्ट्रा वायर्स किए हैं, तो उस सिचुएशन में, या उसने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया, तो उस सिचुएशन में सिविल कोर्ट जो है डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल के डिसीजन में इंटरवेंशन कर सकती है। वेयर अ स्टैट्यूट provides that civil court will not entertain a particular claim, it does not necessarily mean that jurisdiction of civil court is entirely excluded। यानी कि अगर किसी स्टैट्यूट में बताया गया है कि सिविल कोर्ट विल नॉट एंटरटेन दिस पर्टिकुलर क्लेम, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि सिविल कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसको मुकम्मल तौर पर एक्सक्लूड कर दिया गया है। सिविल कोर्ट सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर क्लेम की समाअत नहीं करेगी, अगर कोई और डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसकी समाअत कर सकती है। इसका मतलब यह नहीं होगा कि सिविल कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसको मुकम्मल तौर पर एक्सक्लूड कर दिया गया है। इम्प्लाइड बार, jurisdiction of civil court may be impliedly barred either when the suit relates to an act of state, अगर कोई सूट एक्ट ऑफ स्टेट से रिलेटेड है तो सिविल कोर्ट उस सूट की समाअत नहीं कर सकती, और द एडजुडिकेशन ऑफ द मैटर इन्वॉल्व्ड इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, या वो जो सूट है, जो क्लेम किया गया है वो क्या है, वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। तो ये यहाँ पर सिविल कोर्ट पर जो है वो रिस्ट्रिक्शन है, और ये इम्प्लाइड रिस्ट्रिक्शन है कि सिविल कोर्ट उस सूट की समाअत नहीं करेगी। और व्हेन स्पेशल ट्रिब्यूनल हैज़ बीन क्रिएटेड, और जब जो है कभी कभार जो है स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, तो जैसे कि रेवेन्यू ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, तो इन केसेस की समाअत जो है वो सिविल कोर्ट नहीं कर सकती, और सिविल कोर्ट पर ये जो है वो एक इम्प्लाइड बार लगा है, ठीक है, यानी कि इम्प्लाइडली सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बार कर दिया गया है। A suit cannot be filed by a citizen against a state in respect of acts committed by the state in the process of war or emergency। अगर स्टेट कोई एक्ट कमिट करता है जिससे किसी शख्स को नुकसान होता है, और वो एक्ट जो है वो ड्यूरिंग वॉर और इमरजेंसी कमिट करता है, तो वो शख्स जिसको नुकसान पहुंचा है वो स्टेट के खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकता। और सिविल कोर्ट जो है, सिविल कोर्ट पर यहाँ पर इम्प्लाइडली जो है सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को इम्प्लाइडली बार कर दिया गया है, सिविल कोर्ट जो है उस केस की समाअत नहीं कर सकती। अ फॉरेन गवर्नमेंट कैन नॉट बी सूड इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि किसी फॉरेन गवर्नमेंट को आप पाकिस्तान के कोर्ट में सू नहीं कर सकते। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो सेक्शन 9 के मुताल्लिक था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह CPC के मुताल्लिक मैं मज़ीद लेक्चर अपलोड करूँगा ताकि आप लोग जो है उससे आप लोगों को फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।